Hi Bachapadi, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो इंग्लिश का एग्जाम अब बहुत पास आ चुका है, आपके पास में बहुत कम दिन बचे हुए हैं एंड आई एम श्योर कि आप आज जो मैं गलतियां बताने वाली हूँ इनमें से एक ना एक गलती जरूर कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम ऐसी मिस्टेक्स डिस्कस करने वाले हैं जो आपके स्कोर को 0 कर देगी अगर आपने इन गलतियों को कंटिन्यू किया फॉर नेक्स्ट 5-6 डेज। ठीक है, तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। यार सबसे पहली गलती जो आप करते हो और जो मैंने एक शॉर्ट में भी कवर करी थी और उसके बावजूद आपको समझ में नहीं आई है, रीडिंग एनसीईआरटी इन डिटेल। क्योंकि अब मैं समझती हूँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने इंग्लिश को अभी ही उठाया होगा और उन्हें लग रहा होगा कि यार मैं एनसीईआरटी खोलकर यहाँ से पढ़ना शुरू करता हूँ। एनसीईआरटी की लैंग्वेज कुछ चैप्टर्स में टफ हो सकती है, अगर आप उसे वर्ड बाय वर्ड अभी पढ़ने लगे तो इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड ओनली रीडिंग विल नॉट फेच यू मार्क्स. So you have to also understand, draw your interpretations, then also write answers to the questions asked from NCERT. And you will need at least 15 days if you actually do it, in a certain way or in the correct way. तो वो है नहीं हमारे पास में, तो NCERT डिटेल में रीड करने की गलती बिल्कुल मत करो। Instead, शॉर्ट नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हो वन शॉट्स के साथ में, या फिर वन शॉट्स के साथ में NCERT को सिर्फ स्किम कर सकते हो, ऊपर से देखो। अच्छा, नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ क्वेश्चंस। मैं आपको बता देती हूँ ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों के बीच में अगर कुछ डिफरेंस है तो वो ये है कि वो एक्चुअली प्रैक्टिस करके जा रहे हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस। आई एम नॉट आस्किंग यू टू राइट 10, 15, 20 आंसर्स किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर के। आई एम जस्ट आस्किंग कि हर एक चैप्टर, हर एक पोएम का एक एक्सट्रैक्ट बेस, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जरूर करो। इससे तुम्हें अंदाजा लगेगा कि यार कौन से चैप्टर से क्या पूछा जा सकता है और कैसे आपको उसका आंसर करना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर ये भी आपके लिए बहुत ओवरवेलमिंग है, बहुत ज्यादा है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से कुछ सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, बट प्लीज प्रैक्टिस योर क्वेश्चंस. Please practice writing answers to your question actually on a horizontal paper, just like आप एग्जाम के अंदर लिखोगे, because NCERT पढ़ने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, आपके वन शॉट्स देखने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, वहाँ ओरल एग्जाम नहीं होने वाला है मेरी जान, वहाँ पे तुम्हें लिखकर दिखाना पड़ेगा। एंड इंग्लिश का पेपर लेंदी आता है, अगर आपकी लिखने की स्पीड नहीं है, आप आइडियाज को अपने पूरा कल्मिनेट करके एक पर्टिकुलर सेंटेंस में या पैराग्राफ में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो, यू आर गोइंग टू हैव अ टफ टाइम इन एग्जाम. ठीक है, तो हो सकता है कि इंग्लिश का पेपर आसान बहुत आए, बट इंग्लिश का पेपर बहुत लेंदी होता है, इसीलिए पेपर छूटता है। तो प्रैक्टिस कर लो, अभी प्रैक्टिस कर लोगे तुम्हें बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी। एंड देन टाइम मैनेजमेंट के लिए मेरे पास में नेक्स्ट गलती है, जो कि है डूइंग टू मेनी सैंपल पेपर्स. अ लॉट ऑफ यू गेट अफ्रेड कि यार मेरे को सैंपल पेपर मैंने नहीं किए, मुझे तो सैंपल पेपर्स करने चाहिए और इसी से मेरा टाइम मैनेजमेंट होगा, जैसे कि आपको बताया जा रहा है यूट्यूब पे, राइट? सैंपल पेपर्स आपको दिखाने के लिए कि ये करने हैं वो करने हैं, बट लेट मी टेल यू कि ये जो सैंपल पेपर्स हैं, ये मतलब कितने सैंपल पेपर करना इनफ होगा? आप 10, 15, 20 सैंपल पेपर लगा के जा रहे हो, रीड करके जा रहे हो, जस्ट कंज्यूमिंग योर टाइम. आर यू एबल टू रिटेन वो सब कुछ इंफॉर्मेशन? नहीं. आर यू एबल टू एक्चुअली सिट और एकदम टाइमली मैनर के अंदर 3 घंटे लगाकर हॉरिजॉन्टल शीट पे आर यू राइटिंग और ईच एंड एवरी आंसर? नहीं, यू वोंट बी एबल टू, बिकॉज एवरी पेपर विल रिक्वायर 3 hours. एंड इवन इफ यू डू दैट, इवन इफ मैं मान के चलती हूँ आपने अप्रैल से पढ़ना शुरू किया, आपके पास खूब टाइम है, आप 10 सैंपल पेपर करके जा रहे हो, लेट मी टेल यू आपको जरूरत ही नहीं है उतनी. आप 3 से 5 सैंपल पेपर इंग्लिश में कीजिए और 3 से 5 सैंपल पेपर में अलग अलग, जैसे कभी आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से शुरू कर दिया, कभी राइटिंग सेक्शन से शुरू कर दिया, कभी लिटरेचर से शुरू कर दिया, अलग अलग कॉम्बिनेशन से पेपर को अटेम्प्ट कीजिए. आपको इतनी क्लैरिटी मिलेगी ना मेरी जान के कहां से पेपर को शुरू करना है, कितना टाइम मुझे लग रहा है, कौन सा सेक्शन मेरी स्ट्रेंथ है, कौन सा सेक्शन मेरी वीकनेस है. आपको कोई टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड इसके बाद जो नेक्स्ट गलती आप करते हो वो ये है कि ये सैंपल पेपर्स कर लिए तो कर लिए, अब ये साइड में पड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि मालिक अब हमारा क्या होगा, और उनका कुछ नहीं होगा. ये जो सैंपल पेपर्स आप यहाँ पे कर रहे हो, ये सैंपल पेपर्स को इवैल्यूएट भी करो, या तो सेल्फ इवैल्यूएट करो या अपने किसी सिबलिंग, अपने पेरेंट्स, किसी से इवैल्यूएट करवाओ. आपने सैंपल पेपर कर लिया बट पता ही नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही है, कौन से क्वेश्चन का आंसर गलत है, कहां पर गलती हुई है, कहां कोई ग्रामेटिकल एरर है, कहां पे कोई पॉइंट लिखना था जो आपने नहीं लिखा, तो फिर क्या फायदा उसे करने का?
तो इवैल्यूएशन इज द की। 3 सैंपल पेपर ही कर लो, पर अगर तुमने इवैल्यूएट कर लिए तो तुम्हें तुम्हारी गलतियां पता चल जाएंगी एंड आई एम श्योर कि वो गलतियां तुम अपने बोर्ड्स में रिपीट नहीं करोगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाहे सैंपल पेपर्स कट डाउन कर लो और बाकी का टाइम इवैल्यूएशन पे लगा लो, बट इट इज असेंशियल ताकि से आप सीखो कि आप गलतियां करो और आप आगे वो गलतियां ना करो, ठीक है। अच्छा, नॉट एलोकेटिंग इनफ टाइम टू आरसीज। अब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे तो इस बात की सच्चाई को समझ जाते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन गेम चेंजर हो सकते हैं। अगर आपने रीडिंग सेक्शन को मास्टर कर लिया तो वो आपके लिए गेम चेंज कर देता है, और बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि यार ये तो अनसीन होते हैं, वहीं पर जाकर देख लेंगे। लेट मी टेल यू, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको आपकी सच्चाई तुरंत दिखा देगा पेपर के अंदर, अगर आपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को हल्के में ले लिया। अब क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम तो है नहीं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि एवरी डे एटलीस्ट 3 आवर्स आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को एलोकेट करना शुरू कर दो, क्योंकि 2 क्वेश्चन जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के सेक्शन में आते हैं उनको मिलाकर आपको 45 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। तो अगर 45 मिनट आपको वहां पे लग रहे हैं तो 45 मिनट और ऐसे 2-2 क्वेश्चन करके आप 3 घंटे में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन कर पाओगे, जो कि इनफ है। 7 से 8 क्वेश्चन अगर आप डेली कर पा रहे हो आपके एग्जाम तक, जब भी जिस भी पॉइंट पे आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके एग्जाम में इतना फायदा मिलने वाला है। आपको इतने टिप्स एंड ट्रिक्स ऑलरेडी आ जाएंगे, आप एक एक्टिव रीडर जो है वो बन जाओगे। इसके साथ साथ में आपको पता चल जाएगा कि यार शुरुआत के 1-2 क्वेश्चंस मुझे टाइम लेते हैं, लास्ट के क्वेश्चंस मुझे टाइम लेते हैं, मुझे कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं आते, जो कि आपके वहां पे ऑप्शन सिलेक्शन में आसानी कर देगा। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे अगर आपने लास्ट के कुछ दिनों पे ही मास्टरी कर ली ना, आप इतना टाइम वहां पर बचा लोगे कि जो टाइम कंज्यूमिंग पेपर है इसके अंदर आपका पेपर नहीं छूटेगा। तो बेटा ये प्रेपरेटरी गलतियां जो है आप नहीं करो, आप अपने इंग्लिश की प्रेपरेशन के अंदर इन गलतियों को ना करके इनका जो एक्चुअली करना चाहिए, जो मैं बताती हुई चल रही हूँ, उसको फॉलो करो। एंड ट्रस्ट मी कि अगर आपने अभी तक इंग्लिश पढ़ना शुरू नहीं किया है, अगर आप सही अप्रोच से सही डायरेक्शन में इंग्लिश पढ़ रहे हो, मेरा 7 डेज वाला वीडियो देखो, आपको पता चलेगा कि मैंने क्या क्या बताया करने के लिए। तो एकदम सही अप्रोच से अगर आप अभी भी इंग्लिश पढ़ रहे हो ना, तो आप अपना डिजायर्ड स्कोर हासिल कर सकते हो, बशर्ते अब अपना 100% देना है। अब इसमें भी आप कंजूसी नहीं कर सकते हो कि एक तो आप अब पढ़ने लगे हो और उसके ऊपर भी आप सोच रहे हो नहीं यार इतना ही हो पाएगा मुझसे, ऐसा नहीं, ठीक है क्या। सो दैट्स इट। ये थे कुछ मिस्टेक्स जो आपको अपने प्रेपरेशन के दौरान बिल्कुल भी नहीं करने, नहीं तो आपका स्कोर ले डूबेंगे ये सारे मिस्टेक्स, और आपको इनका जो मैंने बताया है तोड़ वो ध्यान में रखना है, और अपनी इंग्लिश की प्रेपरेशन के लिए इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना है, और मेरी लाइव क्लास में आना नहीं भूलना है, जहां पर मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर आपको करवाने वाली हूं। ऐसे चैप्टर्स जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, उनमें आपको आंसर लिखना नहीं आ पा रहा, मैं वो सारे चैप्टर्स और पोएम आपको रिवाइज कराने वाली हूं। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। प्लीज जॉइन दैट क्लास एट 7 PM sharp. All right, I am linking that class with this video, so आप उस पर क्लिक करके notify me पे क्लिक कर सकते हो, and I'll see you in the next one. Bye bye, take care, I love you.